Dear students, in our previous video, we have discussed about moving coil galvanometer, in which we have discussed the construction, principle and some working. In the working of galvanometer, we have seen that when current passes through the coil of galvanometer, a torque acts on the coil due to magnetic field. Torque acting on the coil is given by torque tau is equal to NIAB sin theta. The cylindrical poles, magnetic north and south pole, produces radial magnetic field as shown. तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको डायग्राम में शो की गई है। ये सिलेंड्रिकल पोल पीसेस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है विच इज़ अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आप इस मैग्नेट वाले दोनों मैग्नेट वाले सर्कल को कंप्लीट करते हो सर्कल को, तो ये सारी लाइंस एज रेडियस ऑफ द सर्कल बनेंगी, यहाँ इसका सेंटर बनेगा। तो ड्यू टू रेडियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ करंट लूप रिमेन्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पोजीशन, दैट इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 90 डिग्री एट एवरी पोजीशन। अब जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल घूमती है तो कॉइल यहाँ रहे तो वो सेंटर वाली लाइन के पैरेलल है, जब कॉइल यहाँ आ जाती है घूमकर तो इस लाइन के पैरेलल है, जब कॉइल और घूमकर यहाँ आ जाती है तो वो नेक्स्ट इस लाइन के पैरेलल है, जब अगर वो इस तरफ घूम रही है तो वो इस लाइन के पैरेलल है। मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल रिमेन्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एवरी पोजीशन। आपको पता है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है हर पोजीशन पर, और इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा 90 डिग्री है और थीटा 90 होने के कारण साइन 91 है और टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज गिवन बाय टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB sin 90, sin 90 इज 1, सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पर कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगता है। दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं क्योंकि ये कॉइल को इसकी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है, घुमाता है। ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल एज वेल एज द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग रोटेट्स एंड इस रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन द स्प्रिंग। इस टॉर्क के कारण से ही कॉइल रोटेट करती है। कॉइल जिस फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग के साथ जुड़ी होती है वो स्प्रिंग भी रोटेट करता है, और जैसे ही वो स्प्रिंग रोटेट करता है ऐसे ही तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आता है जो उसको वापस ले जाने की कोशिश करता है। देखो हमने +1 के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग पढ़ा था। यहाँ वो स्प्रिंग को खींचने पर आती है, जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आती है, उसको वापस लेके आती है वो फोर्स। अब यहाँ पर हम स्प्रिंग को खींच नहीं रहे हैं, घुमा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा जो उस स्प्रिंग को उसकी नॉर्मल पोजीशन की तरफ वापस लेकर आएगा। Due to this torque, the coil as well as the phosphor bronze spring rotates and a restoring torque is set up in the spring, which tries to bring the coil back to its original position. The restoring torque set up in the spring is given by tau r is equal to k phi, where k is restoring torque per unit twist. यहाँ पर k है restoring torque per unit twist। जो हमने पहले फार्मूला पढ़ाया वो था F is equal to kx, वहाँ पर k था restoring force per unit displacement, यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब पर यूनिट ट्विस्ट आएगा, एंड फाई इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट जितने एंगल से वो स्प्रिंग रोटेट हुआ है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से NIAB इक्वल टू k फाई होता है, या I इज इक्वल टू k फाई बाई NAB। अब ये जो k NAB ये सारी टर्म्स हैं, ये कॉन्स्टेंट है, इन सभी को मिलाकर हम एक नया कॉन्स्टेंट G लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू G फाई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हेयर G इज इक्वल टू K बाई NAB इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को हम गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट कहते हैं। इक्वेशन 3 शोज दैट द I इज प्रोपोर्शनल टू फाई। इक्वेशन 3 हमें ये शो करती है कि जो करंट I है वो डिफ्लेक्शन फाई के प्रोपोर्शनल है। दैट इज मोर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल या पॉइंटर, मोर इज द करंट। जितनी ज़्यादा पॉइंटर की डिफ्लेक्शन आएगी या कॉइल की डिफ्लेक्शन आएगी उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, एंड वाइस वर्सा।
10 गैल्वेनोमीटर हैज़ ए लीनियर स्केल टू डिटेक्ट द करंट। तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो स्केल बना होता है वो एक लीनियर स्केल होता है। लीनियर स्केल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आई और फाई के बीच में जो रिलेशन आ रही है वो एक लीनियर रिलेशन है। आपने पढ़ा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट यहाँ पर जीरो है, मतलब इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस जीरो है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब आई और फाई में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर स्केल करंट के ऊपर लीनियरली डिपेंड करता है। तो बच्चों ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसकी वर्किंग, जिससे हम वेरी स्मॉल करंट को मेजर कर सकते हैं और करंट की डायरेक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं। एक वीडियो भी मैं इसके साथ आपको और भेज रहा हूँ, जिसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को एनिमेशन की हेल्प से दिखाया गया है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, सारे टॉपिक्स को अपनी कॉपी में लिखें, समझें और याद करें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।